दोस्तों नमस्कार। एथनॉल की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल हमारे देश में। कुछ लोगों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसका माइलेज कम हो रहा है। कुछ लोग बड़े गुस्से में भी हैं, जबकि सरकार का पक्ष यह है कि एथनॉल गाड़ियों के लिए भी अच्छा है, देश के पर्यावरण के लिए अच्छा है और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि एथनॉल के इस्तेमाल से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने और मक्के से निकलने वाले एथनॉल के उत्पादन से हमारे किसान लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि यह एथनॉल क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है, यह किस तरह गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह पेट्रोलियम तेलों से अलग है, लोगों की आशंकाएं क्या हैं और अंत में कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में यह कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, एथनॉल वास्तव में अल्कोहल यानी शराब है, जो कई तरह के बायोमास मटेरियल यानी जैविक वस्तुओं जैसे अनाजों, ऐसी फसलों से जिनमें स्टार्च और शुगर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती हो, उदाहरण के तौर पर मक्का, जौ, गन्ना, ज्वार, चुकंदर इत्यादि। एथनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल को फीड स्टॉक कहा जाता है। एथनॉल दिखने में सादा और साफ होता है। एथनॉल को फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है, यानी अनड्रिंकेबल। इसके लिए डीनेचुरेंट मिलाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे तत्व मिला देते हैं ताकि स्वाद खराब हो जाए, जिससे कि लोग पी ना सकें। अमेरिका में करीब करीब ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एथनॉल का सारा उत्पादन मक्के के दानों से निकलने वाले स्टार्च यानी कॉर्न स्टार्च से किया जाता है। दोस्तों, एथनॉल के उत्पादन के लिए आमतौर पर फर्मेंटेशन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फीड स्टॉक जैसे मक्का, गन्ना, चुकंदर इत्यादि में मौजूद स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन करने के लिए आमतौर पर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मक्के के दानों में मौजूद स्टार्च को फर्मेंट करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं और फिर शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल निकाला जाता है। अमेरिका में ईंधन वाले एथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से मक्के के दानों से किया जाता है, कॉर्न, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में ज्यादातर गन्ने और चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि शुगर के सीधे फर्मेंटेशन से एथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए गन्ना सबसे आसान सामग्री है एथनॉल अल्कोहल बनाने के लिए। ब्राजील अपना करीब करीब सारा ईंधन एथनॉल गन्ने के उत्पादन करता है। दुनिया में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ईंधन एथनॉल का उत्पादन करने वाला देश है, उत्पादक है। आपको ताज्जुब होगा कि ब्राजील में ज्यादातर गाड़ियां शुद्ध एथनॉल पर चलती हैं या गैसोलाइन और एथनॉल के ब्लेंड यानी मिश्रण से। दोस्तों, अनाजों के स्टार्च या शुगर के अलावा भी बहुत ऐसे स्रोत हैं जिनसे जैविक ईंधन एथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। पेड़ पौधों में मौजूद प्लांट फाइबर यानी रेशों में पाए जाने वाले सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन यानी विघटन से भी एथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। कई सारे फीड स्टॉक पर अनुसंधान किया गया है और किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मक्के, धान के पौधों के तने, डंठल में सेलुलोज पाए जाते हैं।
विलो के पेड़ जिनसे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं उनमें भी सेल्यूलोज पाए जाते हैं। स्विच ग्रास नाम के पौधों में भी जैविक ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। यहां तक कि आम घरों में निकलने वाले कूड़े कचरे से भी जैविक ईंधन निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। दोस्तों, अनाजों के उत्पादन की तुलना में पेड़ पौधों और घासों के उत्पादन में कम खर्चे हैं। उतने फर्टिलाइजर्स, उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इनके उत्पादन के लिए बहुत उपजाऊ जमीनों की जरूरत नहीं होती, इसलिए खाद्य फसलों का कोई नुकसान नहीं है। इन जैविक संसाधनों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले एथनॉल को सेल्यूलोजिक एथनॉल कहा जाता है और उच्च गुणवत्ता का जैविक ईंधन पाया जाता है। पेड़ पौधों घासों से सेल्यूलोजिक एथनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं होते हुए भी इसका उत्पादन नहीं के बराबर है। शायद उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स को यह फायदे का सौदा नहीं लगता होगा। अमेरिका में इसका कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है। दोस्तों, गैसोलाइन में 10% एथनॉल का मिश्रण दुनिया के तमाम देशों में किया जा रहा है। इसे E10 कहते हैं। अमेरिका में तो करीब करीब सारी गाड़ियां E10 का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ कारों में, ढुलाई वाले हल्के वाहनों में तो E15 का भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि विश्व स्तर पर ईंधन एथनॉल का प्रयोग किन किन देशों में हो रहा है और किस हद तक वे कामयाब है। वैसे अमेरिका अकेले पूरी दुनिया का 52% एथनॉल का उत्पादन करके पहले नंबर पर है, वहीं ब्राजील 28% उत्पादन करके दूसरे नंबर पर है। पर ब्राजील के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब जैविक ईंधन का कार्यक्रम है। ब्राजील एथनॉल का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से गन्ने का प्रयोग करता है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की पहली टिकाऊ जैविक ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी। 2006 में ही ब्राजील का 18% सड़क परिवहन एथनॉल आधारित हो चुका था और 2008 आते आते यह करीब करीब 50% हो चुका था। फ्यूल ऑयल के मामले में ब्राजील की बढ़ती आत्मनिर्भरता में ईंधन एथनॉल ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 2005 तक ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा एथनॉल उत्पादक था, फिर अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया। अमेरिका और ब्राजील दोनों मिलकर पूरे विश्व का करीब 87% एथनॉल का उत्पादन करते हैं। ब्राजील में कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1% इस्तेमाल किया जाता है। एथनॉल के लिए गन्ना उत्पादन में 7,500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से एथनॉल का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में एथनॉल उद्योग पूरी गति से फल फूल रहा है और इसमें खास बात यह है कि एथनॉल उद्योग कभी भी उसको कोई सब्सिडी सरकार से नहीं दी गई, कोई सपोर्ट सरकार से नहीं दिया गया। मतलब यह उद्योग अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। ब्राजील में कोई भी हल्के वाहन नहीं है जो सिर्फ गैसोलाइन पर चल रहे हों। 1977 से ब्राजील की सरकार ने गैसोलाइन में 20% एथनॉल को मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया। हाँ, गाड़ियों में छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़े। आज की तारीख में 18% से लेकर 27.5% की ब्लेंडिंग अनिवार्य है। कार निर्माता कंपनियों द्वारा 2003 में लाए गए फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स या फ्लेक्स व्हीकल्स तो एथनॉल और गैसोलीन के किसी भी अनुपात में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ये गाड़ियां जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कुछ फ्लेक्स व्हीकल्स तो 95.6% एथनॉल पर चलने में सक्षम है। दोस्तों, होंडा कंपनी ने 2009 में फ्लेक्स मोटरसाइकिल को बाजार में उतारा और साल के अंत तक करीब करीब 2 लाख फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स बिक चुकी थी और यह मोटरसाइकिल बाजार का 11.5% से ज्यादा मार्केट शेयर था। आज बाजार में इसकी हिस्सेदारी 56% से भी ज्यादा है।
दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका में एथेनॉल का उत्पादन 130 से अधिक वर्षों से है। 1896 में हेनरी फोर्ड ने शुद्ध एथेनॉल से चलने वाली पहली कार बनाई। 1908 में उन्होंने फोर्ड मॉडल टी गाड़ी बनाई जो गैसोलाइन और एथेनॉल दोनों से चलने में सक्षम थी। यह गाड़ी दोनों के मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से भी चल सकती थी। अमेरिका में आज की तारीख में करीब करीब सारी गाड़ियां 10% एथेनॉल के ब्लेंडिंग पर चल रही हैं। अमेरिकन व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियों को अब इस तरह से डिजाइन किया है कि वे और अधिक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर आसानी से चल सकती हैं। टॉप मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स अब फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स बेच रहे हैं जो प्योर गैसोलाइन से लेकर के 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E85 पर चलने में सक्षम है, कैपेबल है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2013 में ही 1,10,00,000 E85 कंपैटिबल गाड़ियां अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही थी। 3,000 से ज्यादा E85 बेचने वाले फ्यूलिंग पंप्स काम कर रहे थे। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज में ईंधन एथेनॉल के प्रयोग में स्वीडन का नाम सबसे ऊपर है। स्वीडन में 20% गाड़ियां एथेनॉल से या कोई अन्य वैकल्पिक ऊर्जा पर चल रही हैं। हालांकि इसको अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है। यूरोपियन देशों में स्वीडन में सबसे ज्यादा 1200 बायोफ्यूल स्टेशन है। फ्रांस में 2015 के बाद से E85 मार्केट ने तेजी पकड़ी है और आमतौर पर सभी फ्यूल स्टेशन पर उपलब्ध है। स्पेन में भी बड़े पैमाने पर ईंधन एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है और अपनी जरूरत का 60% एथेनॉल का उत्पादन खुद कर रहा है। इसमें दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है और तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी इंपोर्टेड पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास कर रहा है। गन्ने और मक्के से एथेनॉल का उत्पादन करने के साथ साथ इसका पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग का काम 2000 से ही चल रहा है। जब से E10 के स्थान पर E20 ईंधन बाजार में आया है, तब से काफी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि E20 के इस्तेमाल से इंजन्स में खराबी आ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हुई है और गाड़ियों का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि सरकार ने मनमाने तरीकों से E20 लोगों के ऊपर थोप दिया, जिससे गाड़ियों की सर्विस का खर्चा बढ़ा है और तो और माइलेज भी कम हुआ है। हालांकि कई कार निर्माता कंपनियों ने सामने आकर लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है कि जो कुछ भी किया गया है वह सालों की टेस्टिंग के बाद किया गया है। हाँ, इस बात को स्वीकार किया है कि एफिशिएंसी में 3 से 3.5% की गिरावट हो सकती है, लेकिन कीमतें भी तो कम हैं। पर्यावरण की सुरक्षा है, पेट्रोलियम तेलों के आयात का खर्चा कम होगा, उत्सर्जन में कमी आएगी, एमिशन, और सबसे बड़ी बात, एथेनॉल का उत्पादन गन्ने और मक्के से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। ब्राजील समेत अन्य देशों ने 15-20 वर्षों का समय लिया, जबकि भारत में 5 वर्षों में ही E20 पर आ गए। लेकिन अब रिसर्च भी ज्यादा हुआ है, आंकड़े भी ज्यादा मौजूद हैं। सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।